Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. Today's video is another previous year questions video related to the third year syllabus of inorganic chemistry. आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियो पहले अवेलेबल करा दिए गए हैं, दैट इज़ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट एंड ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री यूनिट. अगर आप में से किसी ने उनको वॉच ना किया हो तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको कंप्लीट कर सकते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसकी सबसे खास बात ये है कि आपका एक ही वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है. आपको ये पता लगता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंड इस वीडियो में उस क्वेश्चन में आपको कितना एग्ज़ाम में लिख के आना है, क्या मैटर लिख के आना है, वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. सो दिस विल बी अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो फॉर यू फॉर अ कंप्लीट रिविजन ऑफ द टॉपिक. सो आज की वीडियो में हम एसिड्स एंड बेसिस यानी कि आपका जो सेकंड सेक्शन है उसके ऊपर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे. सो काइंडली वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल काइंडली गिव इट अ लाइक. सो अगर हम सेकंड यूनिट एसिड्स एंड बेसिस की बात करें तो उसके अंदर हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे दोज वर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द एसिड्स एंड बेसिस, दैट इज आरेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लॉडी कॉन्सेप्ट, लक्स-फ्लड कॉन्सेप्ट, सॉल्वेंट सिस्टम, लुईस कॉन्सेप्ट, okay, Usanovich concept. So these were 5-6 concepts which we discussed. इस कॉन्सेप्ट्स की भी वीडियो आपके पास अवेलेबल है, अगर किसी ने नहीं वॉच किया तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं. उस वीडियो के अंदर सारे ही कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक ही वीडियो में कवर किया गया. उसके बाद हमने एसिड्स एंड बेसिस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिस्कस करना है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है, एंड कैसे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस के कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, क्या प्रिंसिपल है, वो इस टॉपिक में कवर अप करने हैं. तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे हैं वो इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. सो स्टार्टिंग में अभी जो हम क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे दोज विल बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. स्टार्टिंग के 9-10 क्वेश्चंस सब इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे ताकि सारे आप एक साथ ही समझ लो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों देखो मोस्टली यहाँ पे आपको पता ही है कि हर सेक्शन में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, 3 मार्क्स में कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप 3 मार्क्स का कंटेंट होता है तो वो पूरा 3 मार्क्स का होता है. फॉर एग्जांपल अगर वो आपको बोल दे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, तो ये 3 मार्क्स में आपको दे देंगे. कई बार क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं तो वो 3 मार्क्स में ही 2 पार्ट से देते हैं, या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 3 पार्ट्स दे देंगे 2-2 मार्क्स के. तो वैसे ही पार्ट्स दिए हुए हैं इसके, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है. The first part is HCl is a Bronsted acid but not Lewis acid explain. तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल देके आपके 2 कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी को चेक कर लिया गया. ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट आपको पता है या नहीं, लुईस कॉन्सेप्ट आपको पता है नहीं. सो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन दे सकता है तो उसको हम एसिड बोलते हैं, एंड वहीं अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो उसको हम बेस बोलते हैं. तो HCl को हम ब्रॉन्स्टेड एसिड बोल सकते हैं, वो कह रहा है. दैट मीन्स कि वो क्या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है? यस, हम इसको चेक कर सकते हैं. जब हम HCl का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो उस रिएक्शन में वाटर बेस की तरह काम करता है, और HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद उससे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है. यानी कि एसिड में HCl में जो प्रोटॉन था H+ वो उसने अपना डोनेट कर दिया, H2 यहाँ पे बेस था, उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है जी. सो ऑब्वियसली दैट मीन्स जो HCl है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह काम कर रहा है क्योंकि उसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया अपने रिएक्शन में. अब लुईस एसिड की बात करें तो लुईस एसिड कब बोलेंगे हम किसी कंपोनेंट को? लुईस कॉन्सेप्ट के लिए अगर हम उसको लुईस एसिड में क्लासिफाई करते हैं तो उसके लिए 4-5 कंडीशंस होती है. लाइक या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, या फिर जो छोटे छोटे सिंपल कैटायंस होते हैं वो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं. ठीक है, जिन पर ज़्यादा चार्ज होता है, या फिर उनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो तो वो लुईस एसिड की तरह काम करता है, या फिर उसमें मल्टीपल बॉन्डिंग हो रही हो तो वो लुईस एसिड की तरह काम करता है. बट HCl इनमें से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ठीक है, HCl ना तो कोई बेस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है. तो इसीलिए HCl बच्चों ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह तो वर्क करता है बट लुईस एसिड की तरह वर्क नहीं करता है. सो ये एक्सप्लेनेशन आप इसमें मेंशन कर सकते हो. मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, राइट कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग. आपको ये 3 मार्क्स है तो ऑब्वियसली 1.5 का ये पार्ट हो गया. इसमें आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको सबका आंसर बताना है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड्स बताना है.
अगर कॉन्जुगेट एसिड की बात करें, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जब ब्रॉन्स्टेड-लाउरी ने अपना कॉन्सेप्ट दिया तो वहीं से आया। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि HCl ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो H3O+ बना था और Cl- बना था। तो इस केस में क्या होता है, जब एक एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है, उसके बाद जो बचता है उसको हम उसका कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। इसी तरह से जो बेस होता है वो जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो जो बनता है उसको हम उसका कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। सो यहाँ पे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, इनका कॉन्जुगेट एसिड बताओ। तो यानी कि NH3 हमारा बेस है, वो कॉन्जुगेट एसिड कब बनाएगा? जब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो NH3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, क्या बना? NH4+, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। H2O ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बना? H3O+, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। H2- का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? जब हाइड्रोजन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया HS-। SO4 का क्या होगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद HSO4-। तो ये सभी इसके क्या है? कॉन्जुगेट एसिड्स हैं। क्लियर? सो इस क्वेश्चन में तो आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, बट आप बस एक लाइन में ये बता देना कि कॉन्जुगेट एसिड होता क्या है और उसके बाद सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बता देना। दैट NH3 हैज एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड फॉर्म्स NH4+, which is its conjugate acid. Clear? Moving on to the second question. Why ClOH is an acid whereas NaOH is base? सो ये 2 मार्क्स में बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा गया, आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए, ClOH और NaOH। भाई हमें पता ही है NaOH बेस होता है, ClOH एसिड बताया गया है, तो इसका रीजन क्या है? इस पॉइंट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको ना जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, उससे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, अगर हमारा कोई ऐसा ग्रुप है ZOH टाइप, यानी कि जहाँ पे OH है और ऑक्सीजन से कोई Z ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उस केस में उसका एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है Z की, यानी कि वो जो ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जैसे अगर ClOH है तो इसमें Z क्लोरीन है, NaOH में Z क्या है? Na एटम है। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है? देखो, जो हमारा Z एटम है अगर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जैसे कि क्लोरीन होता है, उस केस में वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाएगा। ज़्यादा पोलर हो जाएगा, दैट मीन्स कि जो प्रोटॉन है वो इजीली डिसोसिएट होकर निकल पाएगा, और ClOH इसी वजह से एक अच्छे एसिड की तरह बिहेव कर पाता है। क्यों? क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इजीली OH के बॉन्ड को पोलराइज कर देगा, पोलराइज करेगा, प्रोटॉन इजीली निकलेगा, दैट मीन्स इट इज बिहेविंग एज एन एसिड। जबकि अगर हम बात करें NaOH की, उस केस में जो Z हमारा एटम है वो क्या है? सोडियम। सोडियम एटम की तो हमें पता ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पेयर को ना तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ना ही बॉन्ड पोलर होगा। बॉन्ड पोलर नहीं होगा तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम नहीं होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम नहीं होगी तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, ना बॉन्ड टूटेगा, ना प्रोटॉन निकलेगा, और ना ही वो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, सो इसीलिए वो एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता, बल्कि यहाँ पे ZO वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, Z+OH- बन जाता है, एंड इसी वजह से जो ZOH है एसिड की नहीं बल्कि बेस की तरह बिहेव करता है। क्लियर? सो इसमें आप ये एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो पॉइंट्स में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग। सो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एक में कॉन्जुगेट एसिड पूछा था, यहीं पे आपको कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन पूछी है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन बता दोगे कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। जब कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देता है उसके बाद जो स्पीशीज बचती है उसको हम उसका कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, यानी कि एसिड में से प्रोटॉन रिमूव होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे NH4+ हमारा एसिड है, तो उसमें से अगर मैं H+ निकाल लूँ तो क्या बचेगा? NH3। दैट मीन्स ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। HCl में से H+ निकलने के बाद Cl- कॉन्जुगेट बेस बनेगा। HS- में से H+ निकलने के बाद H2- कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और H3O+ में से H+ निकलने के बाद H2O कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो ये सभी आपको आंसर्स में मेंशन करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट ऑन उसानोविच कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। जब हमने एसिड एंड बेसिस के अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े, उसमें से एक कॉन्सेप्ट ये भी था। ठीक है, अब उसने शॉर्ट नोट पूछा है, ये क्वेश्चन बच्चों 2 मार्क्स में पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे? एक बार इसकी डेफिनेशन बताओगे एंड कुछ एग्जांपल मेंशन करोगे। जैसे अगर हम इसमें एसिड को डिफाइन करें इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो कैसे करेंगे? एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद बेसिस फॉर्मिंग सॉल्ट्स, गिविंग अप कीटायंस और एक्सेप्ट्स आयन और इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से कोई भी डेफिनेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो एसिड होगा। या तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाए, या कैटायन दे, या फिर एनायन को एक्सेप्ट कर ले, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिएक्शन देख रहे हैं
HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2। तो यहाँ पे HCl हमारा एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। रिएक्शन के बाद सॉल्ट बना रहा है NaCl, ठीक है जी। अगर हम बेस की डिफाइन करें, बेस क्या होता है, तो बेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बेस इज अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद एसिड्स, गिव्स अप एनायंस और इलेक्ट्रॉन्स और कंबाइंस विद कैटायंस, ठीक है जी। कैटायंस के साथ जुड़ जाए, एनायंस को लीव कर दे, इलेक्ट्रॉन्स दे दे, एसिड्स के साथ रिएक्ट करे, ये सभी डेफिनेशन सेटिस्फाई करने वाला बेस होगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें रिएक्शन ये वाली KCN वाली है ना, KCN प्लस FeCN2 फॉर्म्स K4 प्लस FeCN6 4 माइनस। सो बच्चों इस केस में जो KCN है वो बेस की तरह एक्ट करता है। रीजन कि उसके साथ जो एनायन प्रेजेंट था वो CN माइनस को डोनेट कर देता है, वो आयरन के कॉम्प्लेक्स में जुड़ जाता है और K प्लस की फॉर्म में अलग से काउंटर आयन की तरह प्रेजेंट होता है। सो क्योंकि इसने एनायन को गिव अप कर दिया तो ये बेस की तरह काम करेगा, ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखते हैं, SO3 वाला देख लो। SO3 प्लस CaO गिव्स Ca2 प्लस प्लस SO4 माइनस। तो इस केस में जो SO3 है वो क्या कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले उसके पास O3 से 3 ऑक्सीजन था, उसने एक और ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया, SO4 माइनस बना लिया। तो क्योंकि उसने एनायन एक्सेप्ट किया तो इसलिए वो यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, एज एन एसिड, ठीक है जी। एक रिएक्शन और देख लेते हैं थोड़ी अलग सी, जैसे ये वाला रिएक्शन देखो आप, HCl प्लस NH3 फॉर्म्स NH4Cl। तो यहाँ पे जो एसिड है वो HCl है। क्यों? क्योंकि उसने अपना H प्लस दे दिया किसको, NH3 को, और उसने NH4 प्लस एनायन बना लिया, NH4 प्लस कैटायन प्लस Cl माइनस एनायन, सो NH4Cl बन गया। सो यहाँ पे HCl ने प्रोटॉन दे दिया तो वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप इसके 4-5 एग्जाम्पल देकर इसको 2 लाइन्स में डेफिनेशन और फिर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हो। Now moving on to the 5th question. Give an example of pi acid ligand. So आपसे पूछने गया है 1 मार्क में क्वेश्चन कि pi acid ligand बताओ क्या होता है। So बच्चों कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास वेकेंट लो लाइंग पाई या फिर पाई स्टार ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं लिगेंड में। तो ये क्या करते हैं, अगर कोई ऐसा मेटल है जिसमें फिल्ड डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने वेकेंट पाई स्टार या पाई ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब लिगेंड अपने एम्प्टी पाई या पाई स्टार लिगेंड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले मेटल के डी ऑर्बिटल से, तो उन लिगेंड्स को हम पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं। ऑब्वियसली सारे लिगेंड में नहीं होती है प्रॉपर्टी की सब एक्सेप्ट कर पाए, जो कर पाते हैं उनको हम पाई एसिड या पाई एक्सेप्टेड लिगेंड बोलते हैं। जैसे कार्बन, हमारा कार्बोनिल लिगेंड हो गया ना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, वो कर सकता है, ठीक है। RNC इसमें हो सकता है, NO, ये सभी पाई एसिड लिगेंड्स के एग्जाम्पल है। तो आप डेफिनेशन लिखोगे और फिर एग्जाम्पल। मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO4 माइनस एंड CH3NH3 प्लस। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना जिसमें 1 मार्क की क्वेश्चन है, ये भी उसी में पूछा गया था। तो इसमें तो आप सिंपली बता दोगे कि जो HSO4 माइनस होता है, ठीक है, वो जब प्रोटॉन दे देगा तो SO4 माइनस बन जाएगा एंड दैट इज व्हाई इट इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली CH3NH प्लस डोनेट्स अ प्रोटॉन एंड कॉन्जुगेट बेस CH3NH2 इज फॉर्म्ड। सो ये आप इसमें लाइन लिख के इसको 1 मार्क में एक्सप्लेन कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है जी, अब हमने ये सिंपल अभी जैसे ऊसानोविच कॉन्सेप्ट का आपने शॉर्ट लो लिखा, इसमें भी आप 2 मार्क्स में कैसे लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करोगे वो देखना है। सो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, इसमें एसिड और बेस को किस तरह से क्लासिफाई किया जाए, ये ऑक्साइड आयन से रिलेटेड होता है। देखो, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्साइड आयन यानी कि O2 माइनस को एक्सेप्ट कर ले तो उसको हम एसिड की तरह क्लासिफाई कर देते हैं। और अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ये ऑक्साइड आयन यानी कि O2 माइनस को डोनेट कर दे तो उसको हम एज बेस क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम कैसे इसको समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्साइड एक्सेप्टर है उसको हम एसिड बोलेंगे, और कोई ऐसा है जो ऑक्साइड डोनर है उसको हम बेस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन करके सेपरेट होके Ca2 प्लस प्लस O2 माइनस बना लेता है। दैट मीन्स ऑब्वियसली कैल्शियम CaO ने अपने ऑक्साइड डोनेट कर दिया, तो ये ऑब्वियसली किसकी तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसने ऑक्साइड डोनेट कर दिया तो ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको हम और रिएक्शन से समझ सकते हैं। देखो, हमने रिएक्शन करा है CaO का SiO2 के साथ, तो रिएक्शन के बाद बच गया CaSiO3 बन गया। तो CaO ने अपना ऑक्साइड दे दिया SiO2 को, तो CaO यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है, और SiO2 ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल आप एक और देख सकते हो।
जैसे हमने नीचे ये देखो SO3 वाला एग्जाम्पल, ठीक है, SO3 है, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसने ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर लिया और SO4 माइनस बना लिया। तो क्योंकि ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट किया तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज एसिड। सो इसको आप 2-3 लाइन्स में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके देन इसके एग्जाम्पल्स को फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, एक पॉइंट और, वैसे 2 मार्क्स में है बट आप उसमें भी ये मेंशन कर सकते हो, एक पॉइंट और है जिसमें इंटरेस्टिंग है कि जो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। दैट मीन्स वो ऑक्साइड एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और ऑक्साइड डोनेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ZNO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि ये कुछ रिएक्शन में ऑक्सीजन को डोनेट करके बेस की तरह काम करता है, ठीक है, और कुछ रिएक्शन में ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करके एसिड की तरह काम करता है। सो आप इस पॉइंट को भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी ऐसे ही एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। चलो, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डज लुईस थ्योरी एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ CO2? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब लुईस कॉन्सेप्ट, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, ये ना ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनमें ना वो आपसे डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा कि इस पे शॉर्ट नोट लिखो, क्योंकि इनकी वो आपकी एप्लीकेशंस चेक करना चाहता है कि आपको ये समझ में आया। तो इससे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे भी उसने CO2 के बारे में पूछा कि भाई CO2 को हम लुईस के अकॉर्डिंग एसिडिक कैसे कह सकते हैं। सो अगर डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पूछे तो वो ये भी पूछ सकता था कि CO2 लुईस एसिड क्यों है। तो बच्चों, जैसे मैंने भी आपको बताया भी था कि जो लुईस एसिड होता है उनकी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो रही होती है तो सब्सटेंस लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। CO2 में भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है। जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इस केस में देखो, जो कार्बन है पता है वो हमें उसका स्ट्रक्चर कैसा है, दोनों ऑक्सीजन उससे डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर है। हमें पता ही ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। जो हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह बिहेव कर रहा है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह बिहेव करेगा तो जो लुईस बेस है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उस पर अटैक करेंगे। सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, उसी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होके लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। ऐसे ही CS2, SO3 ये भी लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है जी। सो हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एक लुईस एसिड है। और अगर हम पुराने कॉन्सेप्ट देखें, ऑब्वियसली जो हमारा अर्हीनियस कॉन्सेप्ट था और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट था वो इसको एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था। लुईस थ्योरी इस एसिडिक कैरेक्टर को पहली बार एक्सप्लेन कर पाई थी। सो 2 मार्क्स में आप ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन, गिव एडवांटेजेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट ओवर अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। सो इसमें बस उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट बेटर क्यों था अर्हीनियस से, क्योंकि वो बाद में आया था तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स थी। क्या क्या वो इंप्रूवमेंट थी, देखो। ब्रॉन्स्टेड-लाउरी जो कॉन्सेप्ट था वो ये बता पा रहा था कि जो Na2CO3 है, NH3 है, वो बेसिक कैरेक्टर शो क्यों कर रहा है। क्योंकि आरएनएस कॉन्सेप्ट ने क्या बोला कि बेस वो होगा जो कि जो हमारा जो OH माइनस होता है ना, हाइड्रोक्सिल बेस, उसने उसको बोला कि जो हाइड्रोक्सिल आयन दे दे डिसोसिएट होने के बाद वो हमारा अर्हीनियस बेस होगा, ठीक है। बट Na2CO3 इसमें OH माइनस नहीं है फिर भी बेसिक है, NH3 उसके पास भी OH माइनस नहीं है फिर भी बेसिक है। तो कैसे हुआ, ये ब्रॉन्स्टेड ने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले वो बेस होगा। तो ये सिर्फ ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। ऑल्सो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट में सिर्फ उन्हीं के बारे में बात की थी जो सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो, जैसे ना डिसोसिएट होके प्रोटॉन दे तो एसिड, OH माइनस दे तो बेस। बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ब्रॉन्स्टेड-लाउरी वाला, वो सिर्फ सॉल्यूशंस पे नहीं बल्कि औरों पे भी एप्लीकेबल था, ठीक है। ऑल्सो ये नॉन एक्वस मीडियम में भी एसिड बेस रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर पा रहा था। सो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि आप मेंशन कर सकते हो, चाहे 1 मार्क में आए या फिर 2 मार्क में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए। Moving on to the 10th question, arrange the following in order of increasing Lewis acid strength and explain the order. So आपको 3 यहाँ पे कंपाउंड्स दिए हैं, BF3, BCl3 एंड BBr3। तीनों ही क्या हैं, बोरोन के ट्राईहेलाइड्स हैं। इनके लुईस एसिड स्ट्रेंथ को आपको कंपैरिजन करके उनको ऑर्डर में अरेंज करना है। सो इसका ऑर्डर जो होता है वो होता है BBr3 हैज़ द मोस्ट
highest Lewis acid strength, then BCl3, then BF3 is weakest Lewis acid among these three. सो ये ऑर्डर आता कैसे है इसको समझते हैं। एग्जाम में आपको कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपको सारे ही पॉइंट्स मेंशन करने होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताओगे कि जो लुईस एसिड एंड बेस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, लाइक लुईस एसिड इज द वन विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड लुईस बेस इज द वन विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, उसके बाद आप ये बताओगे कि लुईस एसिड की और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो उनके लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट से इफेक्ट होती है। ठीक है जी, लाइक उन पर क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है उससे उनकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ता है। उसका रीजन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। फिर आप बताओगे कि इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वह एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। इसी केस में अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो वह एसिडिक स्ट्रेंथ को तो डिक्रीज करेगा और बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद आप ये बताओगे कि अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे अप्लाई करते तो उसके हिसाब से इन तीनों में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो BF3 में क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, है ना। यही तो अभी हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। उसके हिसाब से जो BF बॉन्ड है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हो जाती, उसकी वजह से जो BF3 है उसमें कमी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की और वो स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड की तरह बिहेव करता। बट जब एक्चुअली में ऑर्डर ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली तो देखा गया इसका ऑपोजिट ऑर्डर था, यानी कि BF3 वीकेस्ट लुईस एसिड था, फिर BCl3 और BBr3 सबसे अच्छा लुईस एसिड था। देन इसके बारे में इसको एक एनॉमलस एग्जाम्पल कंसिडर करके इसको स्टडी किया गया एंड इसका रियल एक्सप्लेनेशन दिया गया। तब हमें ये पता लगा कि एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा होता है, यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट भी वर्क करता है, उसी की वजह से ऑर्डर आता है। हाउ, अगर हम BF3 का एग्जांपल समझे तो बच्चों इसमें हमें पता है कि बोरोन का 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। अब इसके अंदर जो फ्लोरीन में जो 2p ऑर्बिटल्स है वो फुली फिल्ड है, जबकि बोरोन में वेकेंट 2p ऑर्बिटल एक प्रेजेंट है। तो जो फ्लोरीन का फिल्ड 2p ऑर्बिटल है वो बोरोन के वेकेंट 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। ओवरलैप होने के बाद फ्लोरीन अपने फिल्ड 2p ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरोन को ट्रांसफर कर देता है। अब बोरोन जो पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था जिसकी वजह से वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता था, फ्लोरीन ने उसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो कमी थी उसको कंपनसेट कर दिया, पूरा कर दिया। तो अब बोरोन का जो लुईस एसिड की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी थी वो तो अपने आप ही कम हो गई। सो हुआ क्या, बेसिकली फ्लोरीन से बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, जिसको हम p पाई बॉन्डिंग या फिर बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। इसी एडिशनल बॉन्डिंग की वजह से जो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी थी वो कंपनसेट हो गई और अब BF3 इतना स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड नहीं रहा बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग। अगर हम BCl3 में बात करें तो BCl3 में भी हो सकता था कि क्लोरीन बोरोन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे। अगर ऐसा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो किसकी ओवरलैपिंग से होगा, क्लोरीन के 3p और बोरोन के 2p। तो ऑब्वियसली 3p और 2p के में साइज में डिफरेंस है तो इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। सो बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज नहीं होती। एंड BBr3 में तो बोरोन का 2p और ब्रोमीन का 4p इनका ओवरलैप होना चाहिए, तो 4p और 2p का तो बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं हो पाएगा, तो ये तो बैक बॉन्डिंग शो ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि BBr3 में कोई एडिशनल बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो अभी भी बोरोन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और इन तीनों में कंपैरिजन करें तो वो सबसे अच्छा लुईस एसिड यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले आप बताओगे कि हमारे हिसाब से इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से कौन सा एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए था। देन आप एक्सप्लेन करोगे कि ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर था एंड फिर आप रीजन बताओगे कि इसका रीजन था बैक बॉन्डिंग। इसको आप ये डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे बैक बॉन्डिंग हो रही है, वो शो कर सकते हो। अगर आपको इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर याद है तो बिल्कुल सिंपल, एक बॉन्ड के तो ट्रांसफर करना है तीनों फ्लोरीन में, एक बार एक फ्लोरीन और बोरोन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा दो, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, बस इस तरह से आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हो। इससे आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा एंड इट वुड ऑल्सो लुक अट्रैक्टिव। ठीक है, सो इस तरह से आप इसका पूरा आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके जी, चलो मूविंग ऑन टू द 11th क्वेश्चन, विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो ये भी आपको 3 मार्क्स में पूछा गया, इसमें 3 पार्ट्स पूछे गए हैं, तो ऑब्वियसली एक पार्ट 1 मार्क का है। आपको 2
कंपाउंड्स दिए हैं और इनमें से आपको बताना है 2 एसिड्स हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा उनका स्ट्रक्चर देख के। अगर फर्स्ट की बात करें, इसमें है CH2FCOH एंड ClCH2COH। तो इन दोनों में आप देख सकते हो डिफरेंस सिर्फ एक ही है, फर्स्ट में फ्लोरीन अटैच्ड है, सेकंड में क्लोरीन। तो कैसे हम बताएंगे कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन के कंपैरिजन में अच्छा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इसका माइनस इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा अच्छा माइनस इफेक्ट शो करता है, तो ये एसीटेट आयन को ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएगा। एसीटेट आयन ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज होगा, ग्रेटर एक्सटेंट तक स्टेबलाइज होगा, तो ये ज़्यादा अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। सो ग्रेटर द माइनस आई इफेक्ट, ग्रेटर द एसिडिक कैरेक्टर। यही रीज़न है कि FCH2COH स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कम्पेयर टू ClCH2COH। नाउ मूविंग ऑन टू इट्स सेकेंड पार्ट। अगर हम HF और HCl में कंपैरिजन करें तो बच्चों इन दोनों में जो HCl है वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कम्पेयर टू HF। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे ना हम कंपैरिजन स्ट्रेंथ का कॉन्जुगेट बेस के बेसिस पे करते हैं, वो इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है। तो यहाँ पे हम कॉन्जुगेट बेस का बेसिसिटी को कंपेयर करेंगे, उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ को। जैसे HF है एसिड, उसका बेस क्या है F माइनस, ऐसे ही HCl का कॉन्जुगेट क्या है Cl माइनस। तो इनमें अगर कंपैरिजन करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन में जो फ्लोरीन है वो छोटा है और उस पर ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट है, तो वो एक स्ट्रॉन्गर बेस की तरह एक्ट करेगा। F माइनस एक स्ट्रॉन्गर बेस होगा, तो ऑब्वियसली जो उसका कॉन्जुगेट एसिड है HF वो वीकर होगा। एंड Cl माइनस क्योंकि एक वीकर बेस होता है, तो इसीलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका कॉन्जुगेट एसिड है HCl वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। यही रीज़न है कि HCl इज एन स्ट्रॉन्गर एसिड देन कंपेयर टू HF। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, BF3 और BBr3। बच्चों ये वाला तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है 10th क्वेश्चन में कि BBr3 एक स्ट्रॉन्गर ल्यूइस एसिड होता है। रीज़न क्या है, BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है, उससे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, बोरोन पे अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी ही नहीं है ज़्यादा, तो वो ल्यूइस एसिड की तरह अच्छे से बिहेव करेगा नहीं, जबकि BBr3 स्ट्रॉन्गर ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेगा। सो ये आप इसमें एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। Moving on to the 12th question, explain the following. Why NH3 is more basic than NF3? बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन है, सिंपली हम इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं। सो NH3 और NF3 में यही डिफरेंस है कि NF3 में 3 फ्लोरीन यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। सो इस केस में ये 3 फ्लोरीन ग्रुप्स क्या करेंगे, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी। सो ऑब्वियसली नाइट्रोजन पे जब खुद इलेक्ट्रॉन पेयर्स की कमी है तो वो अपने बेस की तरह कैसे बिहेव करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शेयर करेगा। सो जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो कम अवेलेबल होगा शेयरिंग के लिए, क्योंकि उसी को खुद को ही ज़रूरत है अपने इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। सो यही रीज़न है कि इस केस में NF3 कम बेसिक होता है और NH3 ज़्यादा बेसिक होता है। ये रीज़न आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट, CH3 इज स्ट्रॉन्गर बेस देन NH3। इसको भी हम इंडक्टिव के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। CH3 यानी कि ट्राई मिथाइल, ठीक है, अमीन। सो इसमें क्या है, नाइट्रोजन पे 3 R ग्रुप्स है, 3 मिथाइल ग्रुप्स, तो तीनों ही नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो वो तो अपना लोन पेयर इजीली दे सकता है कि भाई मेरे पास तो बहुत इलेक्ट्रॉन है, मुझे और ज़रूरत नहीं है, तुम ले लो। तो वो अपना लोन पेयर इजीली दे सकता है, शेयर कर सकता है, तो इसलिए ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू सिंपल अमोनिया दैट इज NH3। इट्स थर्ड पार्ट, HNO3 इज स्ट्रॉन्गर दैन HNO2। तो HNO3 ज़्यादा अच्छा एसिड क्यों होता है HNO2 से, यहाँ पर भी हम कॉन्जुगेट बेस के बेसिस पे बच्चों को कंपेयर करेंगे। HNO2 का कॉन्जुगेट बेस होता है NO2 माइनस और HNO3 का होता है NO3 माइनस। तो हम इनकी स्टेबिलिटी देखते हैं। जो NO3 माइनस है उसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है वो 3 ऑक्सीजन एटम्स पे डिस्पर्स्ड है, और NO2 माइनस में वही नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन एटम्स पे डिस्पर्स्ड है। तो होगा क्या, जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन है NO3 माइनस, ठीक है, उस पर चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। एनायन ज़्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली वो यूज़ ही नहीं करेगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहीं, है ना, तो ये वीकर कॉन्जुगेट बेस होगा। क्योंकि NO3 माइनस खुद वीकर कॉन्जुगेट बेस है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड HNO3 स्ट्रॉन्गर होगा। सो ये रीज़न आप इसमें मेंशन कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द 13th क्वेश्चन, डिस्कस इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो देखो, सॉल्वेंट से रिलेटेड आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ज़्यादा तो नहीं, आपको कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट मेंशन करने ही होंगे। तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि सॉल्वेंट किस तरह का है, उसके नेचर से भी
एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पर इफेक्ट करता है, यानी कि किस सॉल्वेंट में हम एसिड और बेस को ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम HCl की बात करें, हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो वाटर में तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, बट बेंजीन में एक वीक एसिड की तरह, यानी कि सॉल्वेंट चेंज होते ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट आ गया। ठीक है जी। मोस्टली जो प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है, वो ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं, और जो प्रोटोनिक और नॉन प्रोटोनिक दोनों ही सॉल्वेंट ल्यूइस एसिड बेस की स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। किस तरह से, इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो, जो हम प्रोटोनिक सॉल्वेंट ले रहे हैं ना, उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी डायरेक्टली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये डिसाइड करने में कि वो सॉल्वेंट कितना यूजफुल है ना। अगर वो सॉल्वेंट हमारे जो एसिड और बेस है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट डाल ही नहीं रहा होगा, उस सॉल्वेंट में सब इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होंगे, तो उसको हम कहीं यूज ही नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। और जबकि वो अगर सॉल्वेंट ऐसा होगा जो हमें हेल्प कर रहा होगा एसिड और बेस की डिफ्रेंशिएट करने में, तो हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, अलग अलग जगह उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एक प्रोटोनिक सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, सो प्रोटोनिक सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? प्रोटोनिक एसिड में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होगा जो उसके सेल्फ आयनाइजेशन से बने। फॉर एग्जांपल वाटर एक प्रोटोनिक सॉल्वेंट होता है, ये जब सेल्फ आयनाइज होता है तो H3O+ और OH- बनाता है। तो ये जो H3O+ बना रहा है ना, तो यही जो हाइड्रोनियम आयन है वही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा एक्वस सॉल्यूशन में। यानी कि अगर हम कोई भी ऐसा एसिड इसमें और डिसॉल्व कर दें जो H3O+ से स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, है ना, तो उस केस में ये सब इक्वल बिहेव करेंगे। अगर हम कोई ऐसा सॉल्वेंट ले लें, ऐसा एसिड ले लें जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, ठीक है, H3O+ बना ले, दैट मीन्स कि वो H3O+ से क्या था, स्ट्रॉन्गर एसिड था, तभी तो उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, सो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि हमारा परक्लोरिक एसिड होता है HClO4, हाइड्रोआयोडिक एसिड होता है HI, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन डोनर्स होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोनियम आयन। तो जैसे ये वाटर में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं तो H3O+ आयन बन जाता है। अब सब में H3O+ आयन बन रहा है, जो भी इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो हमें पता ही नहीं लगेगा भाई इस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में ये सब एक जैसी तो एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेंगे क्योंकि सभी उससे ऊपर है। तो उस सॉल्वेंट के लिए तो सब इक्वल हो गए, है ना। जो मेरा वाटर है उसमें H3O+ बन रहा है, और जब ये एसिड हम उस वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तब भी H3O+ ही बन रहा है, तो ये तो सब एक जैसे ही हो गए ना, सभी उससे स्ट्रांग हो गए। तो वाटर की प्रेजेंस में ये सब एक जैसे बिहेव कर रहे हैं, यानी कि वाटर इनको एक लेवल पे ला रहा है, सेम लेवल पे ला रहा है। तो वाटर यहाँ पे क्या है, एक लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। यानी कि इन एसिड्स के साथ वर्क करते टाइम अगर हम वाटर को यूज करेंगे तो हम उनको एसिड या बेसिक स्ट्रेंथ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हम NaH ले लें, NaNH2 ले लें, NaOC2H5 ले लें, इन बेस की प्रेजेंस में भी वाटर लेवलिंग सॉल्वेंट का काम कर रहा है। बट हमें कोई ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो इनकी एसिड और बेस को हमें अलग से दिखाए कि हाँ ये ज़्यादा एसिडिक है, ये ज़्यादा बेसिक है। तो ऐसे सॉल्वेंट को हम डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है जी। द सॉल्वेंट should be selected such that it ionizes the strong acid and bases to different extent. This type of solvent is called differentiating solvent. For example, acidic acid को हम use कर सकते हैं differentiating solvent की तरह। अगर हम HClO4 ले लें, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl ले लें, HBr ले लें, HI ले लें, इन सब की प्रेजेंस में, ठीक है, जो एसिडिक एसिड है वो डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट का काम करता है। रीजन, एसिटिक एसिड एक पुअर प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है, जबकि जो परक्लोरिक एसिड है वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कंप्लीटली रिएक्ट कर लेता है एसिडिक एसिड के साथ। बट और जो HCl है, HBr है, ये सब कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करते। तो इसने हमें हेल्प कर दी ना बताने में कि जो HClO4 है वो ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि उसने तो उसको रिएक्ट कर दिया, उसने पुअर प्रोटॉन एक्सेप्टर के साथ भी रिएक्शन कर ली, जबकि HCl HBr नहीं कर पाए, तो यानी कि उसके कंपैरिजन में वीकर एसिड होंगे। तो इस तरह का सॉल्वेंट जो हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में हेल्प करे, दैट इज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। और जो उन्हें इक्वल लेवल पे रखे उनको हम लेवलिंग सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है जी। सो ये आपको पॉइंट्स मेंशन करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप एक ये पॉइंट बता सकते हो कि जो एसिडिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं एसिड्स और बेसिस में डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, और जो बेसिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो हमें लेवल एसिड्स और डिफरेंशिएट बेसिस में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। Moving on to the question number 14.
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज हार्ड और सॉफ्ट एसिड। बच्चों इस वीडियो में अब जो बाकी क्वेश्चंस आएंगे दोज विल बी रिलेटेड टू योर HSAB कॉन्सेप्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इनको आंसर करोगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपको 2 आयंस दिए हुए हैं, Cu+ कॉपर आयन और Ag+ सिल्वर आयन, और पूछा हुआ है ये हार्ड एसिड होते हैं या फिर सॉफ्ट एसिड होते हैं। तो बच्चों ये हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि जो कॉपर और सिल्वर आयंस होते हैं दोनों ही सॉफ्ट एसिड्स होते हैं। सो आप इसमें यही लिखोगे, 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा गया है, दैट बोथ आर सॉफ्ट एसिड्स and since both have low oxidation state and these are cations of large size, therefore they are classified as soft acids. Now question number 15, what are hard and soft acids and bases? Explain HSAB principle with example. ये आपको 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लीटली HSAB प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो बच्चों ये वाला टॉपिक मैंने अलग से वीडियो में प्रॉपरली कवर किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कम्प्लीटली HSAB से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए उस टॉपिक को डिटेल में समझना है तो आप वो वाली वीडियो वॉच कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम एक बार ओवरऑल इसका व्यू ले लेंगे कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे एग्जाम में। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप बताओगे कि हार्ड एसिड्स कौन से होते हैं, सॉफ्ट एसिड्स कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज एंड उनके एग्जाम्पल। सिमिलरली आप बताओगे हार्ड बेसिस कौन से होते हैं, सॉफ्ट बेसिस कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज एंड एग्जाम्पल। इस तरह से आप इनको क्लासीफाई कर दोगे। उसके बाद बॉर्डर लाइन एसिड्स बेसिस भी होते हैं कुछ, आप उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। देन उसके बाद आप HSAB प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखोगे और एग्जाम्पल के थ्रू से एक्सप्लेन करोगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ऑर्डर में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने से पहले आप ये भी बता सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ठीक है। सबसे पहले ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स कुछ कंपाउंड्स के साथ ही स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, लाइक कुछ कैटायंस कुछ पर्टिकुलर एनायंस के साथ ही स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, तो इसको हम प्रिफरेंशियल बॉन्डिंग बोलते हैं। इसी प्रिफरेंशियल बॉन्डिंग के बेसिस पर एसिड्स और बेसिस को अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया गया। एसिड्स को और बेसिस को क्लासीफाई किया गया मेटल आयंस और लिगेंड्स की फॉर्म में। जो हमारे मेटल आयंस होता है जनरली वही हमारे एसिडिक नेचर यहाँ पे शो कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनको क्लास A मेटल आयंस और क्लास B मेटल आयंस में डिवाइड किया गया। क्लास A मेटल आयंस में वो मेटल आयंस थे जो अल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हाई होती है, जबकि क्लास B मेटल आयंस में हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स थे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली लो होती है, ठीक है जी। अब जब लिगेंड्स को क्लासीफाई किया गया तो उनको भी क्लास A और क्लास B की फॉर्म में क्लासीफाई किया गया। क्लास A लिगेंड्स वो थे जिसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयन थे जिनमें दोनों एटम्स नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, एटसेट्रा। इनको हम जनरली क्लास A मेटल आयंस के साथ बाइंड करा सकते हैं। देन क्लास B लिगेंड्स से वो थे जिनके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस थे जहाँ पे दोनों एटम या तो फॉस्फोरस हो, आर्सेनिक, सल्फर, आयोडीन ये सब हो, और ये जनरली टाइप B मेटल आयंस के साथ कंबाइन होना पसंद करते हैं। तो ये एक जनरल हमारा क्लासिफिकेशन था। इसको फिर फर्दर डिफाइन किया गया और बोला गया कि इनको हम हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेसिस में क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे? हार्ड एसिड्स वो होंगे जिनके कैटायंस का साइज छोटा होता है, इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है, इसमें कैटायंस जनरली वो होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हाई होती है, और इन हार्ड एसिड्स में ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए इनके हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव भी करा सकते हैं, आउटर शेल को डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं। यही रीज़न है कि इन आयंस को हम इजीली पोलराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नहीं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है तो डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो नहीं सकता है, पोलराइजेशन भी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप क्या बोल सकते हो? हार्ड एसिड्स आर दोज कैटायंस विद स्मॉल साइज showing high oxidation states, those do not possess large number of valence electron and are not easily polarized. एग्जाम्पल अगर हम देखें इसमें हमारे सारे लेस H+, Li+, Na+, K+, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें Al3+, Ga3+, Cr3+, Ti4+, Pu4+, Cl3+, Cl7+, ये सभी हार्ड एसिड्स में आते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दी सॉफ्ट एसिड्स, ये वो होते हैं जिसमें कैटायंस का साइज जनरली बड़ा होता है, लार्ज साइज कैटायंस होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इन कैटायंस में जनरली 0 या फिर लो बहुत ज़्यादा कम होती है, लाइक +1 +2 तक ही लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एंड
इन आयंस को हम इजीली पोलराइज कर सकते हैं, इनको हम सॉफ्ट एसिड बोलेंगे. फॉर एग्जांपल Cu प्लस, Ag प्लस, Pt2 प्लस, I प्लस, I2, Br2, OCl, Br. ओके. देन बॉर्डर लाइन एसिड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच में होती है, जिनकी पोलराइजेबिलिटी, साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट ना ज़्यादा हाई होता है ना ज़्यादा कम होता है, मीडियम होता है. इनको हम बॉर्डर लाइन एसिड्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल Fe2 प्लस, CO2 प्लस, Ni2 प्लस, Cu2 प्लस. मूविंग ऑन टू दी बेसिस. हार्ड बेसिस वो होते हैं जिसमें डोनर एटम्स ऐसे होंगे जिनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जो कि हमने क्लास ए में भी देखा था. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन प्रेजेंट थे. इनमें डोनर एटम्स की पोलराइजेबिलिटी भी कम होती है. हार्ड बेसिस इजीली ऑक्सीडाइज भी नहीं होते हैं एंड इसके अंदर फुल लो एनर्जी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं. अगर एग्जाम्पल की बात करें NH3, RNH2, N2H4, F माइनस, Cl माइनस, R2O, SO4 2-. सॉफ्ट बेसिस वो होते हैं जिसमें डोनर एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, डोनर एटम्स को इजीली पोलराइज किया जा सकता है एंड इजीली ऑक्सीडाइज भी किया जाता है, और इसके अंदर एम्प्टी लो एनर्जी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं. अगर इसमें वैल्यूज की बात करें, मतलब कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं सॉफ्ट बेसिस के, तो आयोडीन आयन, I माइनस, SCN माइनस, H माइनस, R माइनस, C2H4, C6H6, ये सभी सॉफ्ट बेसिस के एग्जाम्पल हैं. सो सबसे पहले आप ये क्लासिफिकेशन करोगे, इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल्स बताओगे. देन वी विल मूव ऑन टू दी HSAB प्रिंसिपल. इसके बाद आप स्टेटमेंट लिखोगे HSAB प्रिंसिपल की. According to HSAB principle, hard acids prefer to bond to hard bases and soft acids prefer to bond to soft bases. इसी के साथ आपका ये स्टेटमेंट हो गया. अब आप इसको एक्सप्लेन भी करोगे ये कैसे होता है. जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं Ag प्लस आयन का. Ag प्लस आयन इज अ सॉफ्ट एसिड, तो ये किसी सॉफ्ट बेस के साथ इजीली कंबाइन हो जाता है. तो I माइनस के साथ ये कंबाइन होकर एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है AgI2 माइनस. तो ये HSAB प्रिंसिपल पे बेस्ड है. यहीं पे अगर हम Ag प्लस आयन जो कि एक सॉफ्ट एसिड है उसके अगर हम एक हार्ड बेस के साथ कंबाइन करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल F माइनस, तो ये एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है AgF2 माइनस. और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है. हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होगा तो भी स्टेबल होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा तो भी स्टेबल होगा, बट हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन या सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन स्टेबल नहीं होता अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल. क्लियर? चलो, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस. बच्चों ये वाली रिएक्शंस जो हैं ये आपकी बेस्ड है HSAB प्रिंसिपल पर कि कैसे कैसे इंटरेक्शन से स्टेबिलिटी आती है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिएक्शन देखो, LiI प्लस CSF. तो इसमें देखो LiI, लिथियम क्या होता है? एक हार्ड एसिड होता है, आयोडाइड सॉफ्ट बेस होता है, तो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है. सिमिलरली CSF में सीजियम सॉफ्ट होता है, फ्लोरीन हार्ड होता है. क्लियर? अब ये रिएक्शन करेंगे तो कहाँ जानी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन. तो यही होता है. लिथियम जो कि एक हार्ड एसिड है वो फ्लोरीन एक हार्ड बेस के साथ कंबाइन होकर LiF बना लेता है. सिमिलरली सीजियम जो कि एक सॉफ्ट एसिड है वो I माइनस यानी कि एक सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन होकर CSI बना लेता है. तो फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होंगे इस रिएक्शन में? LiF प्लस CSI. तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हो. नेक्स्ट रिएक्शन देखो, CuCl2 प्लस Ki. इसमें मिलेंगे हमको CiI2 प्लस KCl. रीजन सिमिलर होगा. एंड नेक्स्ट रिएक्शन में AgSCN प्लस KF में आपको मिलेगा AgF प्लस KSCl. ओके, चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द 17th क्वेश्चन. हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटेड टू हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एन एसिड. ये आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई हार्डनेस और सॉफ्टनेस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशन है. तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था बुक में, तो उसमें से आप इसको एक कंक्लूड करके इस पर एक शॉर्ट नोट की तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. तो सबसे पहले आप मेन पॉइंट इसका ये बताओगे कि जो ऐसी स्पीशीज होती है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वो उनको जनरली हम ग्रेटर हार्डनेस ही बोलते हैं, यानी कि वो ज़्यादा हार्ड होंगे. ठीक है. और जो ऐसे होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उनको हम सॉफ्ट कंसिडर करते हैं. यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स हार्डनेस ज़्यादा और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स सॉफ्टनेस ज़्यादा. तो सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, स्पीशीज विद हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर असाइंड ग्रेटर हार्डनेस एंड दोज विद लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर कंसिडर्ड सॉफ्टर. इसके बाद आप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करोगे कि इसमें क्या इक्वेशन से हम ये रिलेशन दे सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मुलिकन एंड जैफी, electronegativity which is represented by chi is a linear function of partial charge on an atom.
सो इसको आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप काई बनाओगे, ठीक है, यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन का सिंबल इक्वेशन में दैट वुड बी इक्वल टू ए प्लस बी डेल्टा। सो ये जो डेल्टा है जो पार्शियल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, उसका और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन हो गया बिल्कुल डायरेक्टली। इसमें आप टर्म्स को एक्सप्लेन कर दोगे, आप बताओगे काई क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, डेल्टा है पार्शियल चार्ज, ए है इनहेरिटेंट और न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एन एटम, यानी कि उसकी जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होनी चाहिए, और बी क्या है, चार्ज कोफिशिएंट विच मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद चार्ज, यानी कि चार्ज अगर चेंज होता है तो उससे कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इफेक्ट आता है, वो बी की वैल्यू से हम जज कर सकते हैं। लास्ट में आप इसमें ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो कि जो लार्ज सॉफ्ट और पोलराइजेबल एटम्स होते हैं उनकी बी की वैल्यू, चार्ज कोफिशिएंट की वैल्यू कम होती है, एंड जो स्मॉल हार्ड और नॉन पोलराइजेबल एटम्स होते हैं उनकी बी की वैल्यू बच्चों ज़्यादा होती है। ठीक है जी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, 18th क्वेश्चन, what is Pearson's HSAB constant and give applications। सो HSAB कॉन्सेप्ट का आप यहाँ पे डेफिनेशन बताओगे और उसके एप्लीकेशंस बताओगे। थोड़ा सा लेंदी आंसर है, इसलिए 3 मार्क्स में पूछा हुआ है। अगर बिल्कुल डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट आपको इसको पढ़ना है तो आप जो HSAB वाली वीडियो है वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक ओवरऑल बना रही हूँ। ठीक है, आपको क्या है, क्योंकि उस वीडियो में आपको पता है हम मैटर ज़्यादा नहीं कवर करते हैं, मतलब रिटर्न मैटर, इसमें आपको रिटर्न मैटर भी प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न मैटर मिलेगा, बट मैं एक बार ओवरऑल बता देती हूँ कैसे ये वर्क करता है। सो HSAB प्रिंसिपल हमें पता ही है, इसमें हार्ड एसिड प्रिफर करते हैं हार्ड बेस के साथ बॉन्ड करना, और सॉफ्ट एसिड प्रिफर करते हैं सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड करना। अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें हमें स्टडी करना है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, प्रिडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, अक्रेंस ऑफ ओर्स एंड मेटल्स, एंड पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। ये 5 पॉइंट हमें कवर करने हैं। फर्स्टली अगर इसकी एप्लीकेशन देखें, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सबसे सिंपल और सबसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। इसके अकॉर्डिंग हम ऑब्वियसली बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा एंड कौन सा कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जिसमें हार्ड बॉन्डिंग हो रही होगी वो कंपाउंड स्टेबल होगा, जिसमें हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन होगा वो अनस्टेबल होगा ड्यू टू HSAB प्रिंसिपल। सो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप बताओगे AgI2 माइनस इज स्टेबल बट AgF2 माइनस इज नॉट। एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे, सेम, दैट Ag प्लस is a soft acid which when combines with I minus which is a soft base it forms a stable complex AgI2 minus because of soft interaction, and in the similar condition when Ag plus that is a soft acid interacts with F minus that is a hard base, so obviously there is soft hard interaction, तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी को हम जज कर पा रहे हैं HSAB प्रिंसिपल की वजह से, है ना। और भी आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, लिथियम आयोडाइड वाला एग्जांपल जो भी हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन में, वो आप लिख सकते हो कि लिथियम आयोडाइड जब सीजियम फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। उसका रीज़न यही है कि लिथियम फ्लोराइड में हार्ड इंटरेक्शन होता है और सीजियम आयोडाइड में सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है, जो कि स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द HSAB प्रिंसिपल। सो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन इज प्रिडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, यानी कि अगर कोई ऐसा लिगेंड है जो एम्बिडेंटेड नेचर शो कर रहा है तो उसमें हम कोऑर्डिनेशन किस साइड से हो रहा है ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। इसको आप एग्जाम्पल से क्लियरली समझ सकते हो, जैसे एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं जो एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा SCN माइनस है, ये नाइट्रोजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, सल्फर के थ्रू भी। अब अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट करेगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनाता है, ये बॉर्डरलाइन एसिड्स के साथ, जैसे हमारा कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया। तो इसमें जो कंपाउंड बनता है दैट इज CONCS4 2-। तो कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन वाली साइड से कोऑर्डिनेशन क्यों हुआ, बॉर्डरलाइन एसिड्स के साथ, क्योंकि ये नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है। सिमिलरली अगर हम सॉफ्ट एसिड के साथ इंटरेक्शन देखें तो सॉफ्ट एसिड के साथ ये सल्फर के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है PdSCN4 2-। सो यहाँ पे जो पैलेडियम है, ठीक है, उसके साथ जब ये जुड़ रहा है जो कि एक सॉफ्ट एसिड है तो ये सल्फर के थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड किस एटम से कोऑर्डिनेट करेगा वो भी हम HSAB प्रिंसिपल के बेसिस पे, इंटरेक्शन के बेसिस पर बता सकते हैं।
रीज़न आपको समझ ही आ गया होगा। पैलेडियम सॉफ्ट एसिड है तो सल्फर के साथ अट्रैक्ट करके उस तरफ से कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, HCN। और CO2+ हार्ड एसिड है तो उस टाइम पे वो नाइट्रोजन जो कि एक हार्ड बेस होता है उसकी तरफ से कोऑर्डिनेट करता है। क्लियर? नाउ थर्ड एप्लीकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये तो सबसे सिंपल ही है क्योंकि हमने नेचर क्लासीफाई कर दिया, नेचर के बेसिस पे हम उसको एसिड बेसिस में क्लासीफाई कर सकते हैं ना, बिल्कुल सिंपल। कि अगर हमें एसिड बेसिस को क्लासीफाई करना है कौन सा हार्ड है कौन सा बेस है तो हम कैसे चेक करेंगे? एक हमने एसिड लिया, उसका इंटरेक्शन कराया हार्ड एसिड के साथ, सॉरी हार्ड बेस के साथ। अगर हार्ड बेस के साथ इंटरेक्शन करने के बाद उस एसिड ने स्टेबल कंपाउंड बनाया तो हम बोलेंगे ये हार्ड एसिड है। अगर अनस्टेबल कंपाउंड बनाया तो हम उसको क्लासीफाई कर देंगे एज सॉफ्ट एसिड। तो इस इंटरेक्शन के बेसिस पर हम एसिड्स और बेसिस को क्लासीफाई भी कर सकते हैं बहुत इजीली। मूविंग ऑन टू द फोर्थ एप्लीकेशन, अकरेंस ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स। कौन से आयंस किस ओर या मिनरल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे वो भी इसी प्रिंसिपल पर मेजरली बेस्ड है। फॉर एग्जांपल जो हार्ड एसिड मेटल आयंस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनके आपने सुना भी होगा कि इनके ऑक्साइड्स मिलते हैं, हैलाइड्स मिलते हैं, कार्बोनेट मिलते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो ऑक्साइड्स हो गए, हैलाइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, ये सब हार्ड बेसिस हैं। तो ये इन हार्ड एसिड के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करके हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर पाते हैं, इसलिए उनके ओर्स एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली अगर कोई सॉफ्ट एसिड मेटल आयन है तो उसके कौन से ऑक्साइड्स मिलेंगे या कौन से ओर्स मिलेंगे? तो जो सॉफ्ट एसिड होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, मरकरी, इनके सल्फाइड्स मिलते हैं जनरली, क्योंकि सल्फाइड्स क्या होते हैं? सॉफ्ट बेसिस होते हैं। तो सॉफ्ट इंटरेक्शन की वजह से ये स्टेबल होकर नेचर में इसी फॉर्म में ओर्स और मिनरल्स में पाए जाते हैं। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। द लास्ट एप्लीकेशन, पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। बिल्कुल सिंपल है, पॉइजनिंग कौन कर पाएगा? ये भी हम इससे बता सकते हैं। अगर कोई ऐसा मेटल है जो कि कोई ऐसा एसिड है जो कि सॉफ्ट है, फॉर एग्जांपल निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, मोलिब्डेनम, तो इन सब में ये जो सॉफ्ट एसिड्स हैं इन सबको कौन पॉइजन कर पाएगा? ऑब्वियसली कोई सॉफ्ट बेस, क्योंकि सॉफ्ट एसिड के साथ हार्ड बेस तो इंटरेक्शन कर ही नहीं पाएगा, सॉफ्ट ही कर पाएगा। तो इनकी पॉइजनिंग भी सॉफ्ट बेस ही कर पाता है। फॉर एग्जांपल CO, AsP, इनके लिगेंड्स इन मेटल आयंस की इन सॉफ्ट एसिड्स को पॉइजन कर सकते हैं। तो पॉइजनिंग का रीजन यहाँ पे क्या हुआ? सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का इंटरेक्शन जो हो रहा है उसी की वजह से इन कैटलिस्ट की पॉइजनिंग हो पा रही है। इसी के साथ आपके HACCP कॉन्सेप्ट के 5 एप्लीकेशन कंप्लीट होते हैं। इसमें आप ऐसे ही आंसर स्टार्ट करोगे, सबसे पहले HACCP प्रिंसिपल डिफाइन करोगे, देन 5 एप्लीकेशंस को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे विद एग्जांपल्स। चलो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ CdCO3 ऑन Na2S सॉल्यूशन। सो सिंपल ये रिएक्शन है जो कि HACCP प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हमने CdCO3 लिया, कैडमियम कार्बोनेट, उसका रिएक्शन कराया सोडियम सल्फाइड के साथ। तो रिएक्शन के बाद क्या होता है? हमें कैडमियम सल्फाइड और सोडियम कार्बोनेट मिलता है। इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? हम इसमें यही बताएंगे कि जब कैडमियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है सोडियम सल्फाइड के साथ तो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, कैडमियम सल्फाइड और सोडियम कार्बोनेट बनता है। उसका रीज़न यही है कि जो सोडियम है वो एक हार्ड एसिड है, वो कार्बोनेट एनायन जो कि एक हार्ड बेस है उसके साथ इंटरेक्शन करके स्टेबल कंपाउंड बनाता है। सिमिलरली कैडमियम एक सॉफ्ट एसिड है जो कि एक सॉफ्ट बेस सल्फर के साथ इंटरेक्ट करके बहुत इजीली स्टेबल CdS कैडमियम सल्फाइड कंपाउंड बना लेता है। तो इसको भी आप HACCP प्रिंसिपल के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हो यूजिंग इक्वेशन एंड देन इट्स एक्सप्लेनेशन। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो, दैट इज सिम्बायोसिस। क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज सिम्बायोसिस। तो 2 मार्क में बच्चों आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या क्या करोगे? आप सबसे पहले बताओगे सिम्बायोसिस होता क्या है, डेफिनेशन, एंड देन एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर दोगे। सो सिम्बायोसिस में क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Soft ligands have a tendency to combine with a metal ion already having soft ligands। यानी कि अगर कोई सॉफ्ट लिगेंड है वो अगर जुड़ना चाहेगा तो वो किसी ऐसे मेटल आयन से जुड़ने की कोशिश करता है जिसमें पहले से सॉफ्ट लिगेंड प्रेजेंट हो ताकि उसका सॉफ्ट इंटरेक्शन हो सके। And hard ligands have a tendency to combine with a metal ion already having hard ligands। सेम हार्ड लिगेंड्स के लिए भी है, कोई हार्ड लिगेंड है तो वो किसी ऐसे मेटल आयन से जुड़ना चाहेगा जिसमें पहले से हार्ड लिगेंड प्रेजेंट हो। इसी टेंडेंसी को, इसी प्रॉपर्टी को हम सिम्बायोसिस भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो F- होता है फ्लोराइड आयन, वो एक हार्ड लिगेंड होता है, तो वो किसके साथ कंबाइन होना ज़्यादा पसंद करेगा? BF3 के साथ या BH3 के साथ?
अब BF3 में फ्लोराइड पहले से प्रेजेंट है, वो भी हार्ड लिगेंड है, जबकि BH3 में जो हाइड्रोजन है वो सॉफ्ट लिगेंड है, तो ये ऑब्वियसली BF3 के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहेगा ताकि उसमें पहले से ही सॉफ्ट लिगेंड प्रेजेंट हो। सो ये BF3 के साथ रिएक्ट करेगा F- और बना लेगा BF4-। इसी तरह से अगर H- सॉफ्ट लिगेंड ले तो वो BH3 के साथ इजीली कंबाइन हो जाएगा क्योंकि इसमें जो हाइड्राइड आयन है वो सॉफ्ट है, तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा BH4-। ठीक है, यही सिम्बियोसिस का बेसिक प्रिंसिपल है। एंड इसमें आप देख भी सकते हो कि ऑब्वियसली सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स प्रेफर किए जाएंगे क्योंकि उसमें सेम ही टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है, लाइक फ्लोरीन वाले के साथ ही जुड़ रहा है क्योंकि सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा। इसी तरह से हाइड्राइड वाले कॉम्प्लेक्स के साथ ही जुड़ रहा है ताकि उसका स्टेबल हार्ड या सॉफ्ट इंटरेक्शन हो सके। तो उसी के बेसिस पर हम इसको देख सकते हैं। सो इसमें आप ये डेफिनेशन लिखोगे, फिर ये BF3 और BH3 वाला एग्जाम्पल लिखोगे, एंड देन आप एक ये सिमेट्रिकल कैसे बनते हैं कंपाउंड्स उसकी स्टेबिलिटी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। हम रिएक्शन कराएंगे BF3H- का BH3F- के साथ, तो इंटरेक्शन करने के बाद ऑब्वियसली ये क्या बना लेगा BF4- जिसमें हार्ड इंटरेक्शन है और BH4- जिसमें सॉफ्ट इंटरेक्शन है। तो ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होगा। बच्चों इसी के साथ आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी मेजरली पॉसिबल थे मैंने सब कवर कर दिए हैं इस वीडियो में एसिड एंड बेसिस के। इस वीडियो के बाद आपका पूरा यूनिट अच्छे से कवर अप हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और अगर किसी भी और टॉपिक पे आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके बता सकते हो। अभी के लिए आप इसको अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। थैंक यू।